हाँ जी, एकांश आपकी स्क्रीन दिख रही है हम लोगों को। तो हमें फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड न चलाना पड़े और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ की जो आईडीज़ हैं, जो भी हम व्यूज़ बना रखे हैं, उनकी आईडी हमें गेट होके आ जाए। तो इसी पे हम काम कर रहे थे, राइट। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ी थी, जो कि हमने build डॉट ग्रेडल के अंदर ऐड करी हुई है। वो डिपेंडेंसी दिखा दीजिए। वर्जन मैंने थोड़ा उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में किया था तो मैंने शायद 8 लिया था, बट ये 10 पॉइंट में हमें ये वर्जन लेना पड़ेगा और ये डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? सबको पता ही है ये डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ती है, दैट्स इट। इस डिपेंडेंसी को ऐड करने से इसके अंदर की इनबिल्ट एक एनोटेशन हमें मिल जाती है, और जिस एनोटेशन का नाम है @bindview मतलब करके एनोटेशन है। जिस एनोटेशन में हम लिखते हैं, बिल्कुल जिस एनोटेशन के अंदर हम लिखते हैं कि r.id. अपने उस पर्टिकुलर आईडी का नाम लिख देते हैं और इस आईडी को होल्ड करने वाले वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। तो इस अप्रोच को यूज करने से फ़ायदा ये हमें मिल जाता है कि भाई हमें दोबारा कि भाई हम इन जनरल क्या करते हैं, अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल ऐसे बटन टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं और फिर नीचे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, तो 2 लाइन हमें लिखना पड़ जाता है। उसको हम एक लाइन में इसको इंटीग्रेट मतलब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखिए ये कर रहे हैं कि इन्होंने अलग से बटन टाइप का वेरिएबल बनाया, देन फिर फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं। सनी ऐसे तो पढ़ा होगा आपने, कभी सनी पढ़ा है ना, एंड्रॉयड पढ़ा है, फाइंड व्यू बाय आईडी ऐसे करते हैं हम। हाँ, आईडी डिफाइन करनी पड़ती है ना सर। और ऊपर ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, नीचे डिफाइन करना पड़ता है। ये हमें नहीं करना है अभी, ठीक है ना। मतलब एक मतलब कह सकते हो कि थर्ड पार्टी हमारे पास लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करके इस काम को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके लिए वो डिपेंडेंसी ऐड कर दिया था, दैट्स इट। और डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद ऊपर जाइए। अब उसके बाद बस एक एनोटेशन लगाना है @bindview। तो देखिए इन्होंने बहुत सारे बटन्स बना रखे थे, मतलब जैसे इन्होंने कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बनाया है पूरा। तो ये चलाइए ज़रा, एप्लीकेशन चला के दिखाइए। तो मेरे केस में अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपने सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे सिस्टम में बेसिकली वर्जनिंग का कुछ इश्यूज आ रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब @bindview जो एनोटेशन है ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए इन्होंने कैलसी अपनी बना रखी है, ठीक है ना। तो इस कैलसी में ये एडिशन कर रहे हैं और आपको एडिशन यहाँ पे दिख रहा है। तो इतने बटन्स हैं। अब इतने बटन्स के लिए आप नीचे पहले फाइंड व्यू बाय आईडी लिखते, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करते। इन्होंने बस @bindview लगा के और उनके जस्ट उनके आगे उनके नाम लिख दिया। बस उसके लिए एक एंट्री करनी पड़ेगी, काम हो जाएगा, राइट। इतना तो सबको क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जो कैलकुलेटर इन्होंने बनाया है इसका भी थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये कैलकुलेटर इन्होंने कैसे बनाया है, क्या इस पर काम किया है, ये कैल्शियम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप का कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो इसका सबसे पहले आप यूआई दिखाइए, यूज़र इंटरफेस आपने कैसे बनाया हुआ है। ये देखिए इन्होंने लीनियर लेआउट ही लिया है, सिंपल, जो भी हमने अभी पढ़ा है। अभी हमने कोई और दूसरा लेआउट नहीं पढ़ा है, ओनली लीनियर लेआउट पढ़ा है। और इस लीनियर लेआउट पे एक टेक्स्ट व्यू लिया गया है, ठीक है ना, छोटा वाला टेक्स्ट व्यू, और उसके नीचे एक सबसे ऊपर टेक्स्ट व्यू है और नीचे उसके क्या है, सबसे ऊपर क्या है, लीनियर लेआउट के अंदर सबसे ऊपर एक सर मैंने ले लिया था बस किसी वजह से टेस्ट के लिए, लीनियर लेआउट डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने एक और ले लिया लीनियर लेआउट, इसके अंदर अपने हॉरिजॉन्टल वाले लेआउट हैं लीनियर। ठीक है, फाइन। और इसके नीचे जो बटन्स बनाया है, मतलब आपने कई लीनियर लेआउट लेके इस तरह से कंपोनेंट्स ऐड करते गए हो, राइट। ये पहला बटन हो गया, फिर नीचे आ जाइए, ठीक है। मतलब हर रो के लिए आपने अलग अलग लीनियर लेआउट ले रखा है, ठीक है। हम आगे पता है क्या पढ़ेंगे, हम ग्रिड लेआउट पढ़ेंगे। ग्रिड लेआउट से ये काम और आसान हो जाएगा, हम लीनियर में नहीं करेंगे। हाँ सर, मैंने करा था उससे। हाँ, बढ़िया, ठीक मैं 3D भी बना रखा है। ठीक है। टेबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, TRTD जो होता है, जो HTML में यूज़ करा जाता है, वो भी हम करेंगे। बट ठीक है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस हो गया। बाकी मेन एक्टिविटीज़ में इन सब की व्यूज़ को हम इन्होंने सबसे क्लास लेवल पे टॉप पे जाइए, हाँ जी, सबसे टॉप पे जाइए। इस तरह से क्लास के अंदर
जितने भी मतलब व्यूज हैं सबको यहाँ पे गेट कर लिया गया है ना, @ एनोटेशन लगा के @व्यू बाइंड व्यू मतलब, ठीक आ गए। तो पहला फायदा हमें कि वो फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं लगाना है। अच्छा, अगला फायदा क्या है? ओ, अब एकांत समझ में आई बात हमें। हम लोगों ने ये बफलेट नाइफ डॉट बाइंड वाला जो मेथड है ना, जिसमें दिस पास करते हैं, लाइन नंबर 61, ये हमने नहीं लगाया। हमने उसको इनिशियलाइज नहीं करवाया है, राइट। ये दिक्कत आ रही है, और उस तक हमारी एक्टिविटी का रेफरेंस नहीं पहुंच पा रहा है, और मेरे केस में शायद यही वो दिक्कत है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। यही लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सो ठीक है, ये पक्का ये प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा, अगर आप इसको कमेंट कर दोगे ये लाइन नंबर 61 को, तो भाई ये आपकी एप्लीकेशन रन टाइम पे क्रैश कर जाएगी 100%। रन टाइम पे ये जितने भी व्यूज़ हैं वो आपको गेट नहीं होके आएंगे। तो आएगी सर, जब उसे वो रेफरेंस ही नहीं है उसके पास। मतलब उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी, ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यानी कि 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप डिपेंडेंसी ऐड करो, दूसरा स्टेप ये वाला जो @बाइंड व्यू एनोटेशन लगा के क्लास लेवल पे सबकी आईडी वेट कर लो, और तीसरा स्टेप है ये क्या है, बटर नाइफ डॉट बाइंड, बटर नाइफ एपीआई है बेसिकली। हाँ, इसके अंदर आप अपनी क्लास का, करंट क्लास का रेफरेंस पास कर दो, दैट्स इट। तो ये जो बटर नाइफ डॉट बाइंड मेथड है, इससे ये हमारे एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच गई, और तभी तो अपने एनोटेशन के साथ उस व्यूज़ को बाइंड करके वो दे देता है, राइट। ये चीज़ हमें देखना चाहिए था। ओके, इसके बाद चूंकि हम सेम क्लास लिसनर पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा है, ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है क्लास लेवल पे, नहीं किया है, एनोनिमस बनाया है। ओके, कराया सर, कराया, देखिए ठीक है, ओवरराइड पहले की, अच्छा ओवरराइड किया, फिर आपने ये जो रिजल्ट शो करवा रहे हो और इस पे, अच्छा ये गेट सपोर्ट एक्शन बार पे आप क्या कर रहे हो, उस पर टाइटल आपने सेट कर दिया, राइट। गेट सपोर्ट एक्शन बार को गेट करके आपने उस पर टाइटल सेट करा दिया कि भाई इसका ये टाइटल है। ओके, ठीक है, हर केस में ये टाइटल हमारा आ गया। लेकिन इसमें और क्या मतलब पॉइंट है, अब आप बताओ, बिकॉज आपने ये एप्लीकेशन बनाया ये। तो यहाँ पे देखो, ये ऑन क्लिक को ओवरराइड करा हुआ है, ठीक है। आपने ये एक चीज़ और बता दो सबसे पहले, ये आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई भी यूज किया है आपने, जो रिजल्ट शो करा रहा था, वो भी दिखा दीजिए। मैंने थर्ड पार्टी एपीआई ये वाली यूज करी है, ठीक है। एपीआई सेंस डाइनो और हाइफन एंड्रॉइड 1.0, ठीक है। इस एपीआई का क्या वर्क है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, तो वो उसका सॉल्यूशन रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को फर्दर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम आउटपुट शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है जी, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो ऐसा क्यों? अब एक चीज़ मुझे बताओ, तो हमारे यहाँ मैथ से रिलेटेड फंक्शनलिटी है, हमारे पास भी है जावा के अंदर, मैथ्स के अंदर स्क्वायर रूट सम वगैरह वगैरह, ये भी है, उसको भी यूज कर सकते थे आप। वो बिल्कुल हो जाती, उससे भी कराया था, इससे पहले मैंने वैसे ही बनाया था। लेकिन इसे बनाने का एडवांटेज एक तो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अगर उस तरह से बनाते तो एक तो ये लाइव रिजल्ट दिखाने में वो हो जाता, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लिखना पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो 8 + 6, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको टॉप में एक्शन बार पे दिख रहा होगा उसका रिजल्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक्शन बार पे सेट कराया होगा ना आपने इसको? हाँ, मैंने एक्शन बार के पे तो अगर आप मैथमेटिकल फंक्शन से गेट कर लेते, तो मैथ से गेट करने के बाद उसको भी वहाँ सेट करा लेते एक्शन बार पे, क्योंकि ये फीचर तो इस लाइब्रेरी का नहीं है। हाँ सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, अच्छा, जो आप मैथ्स वाला क्या बता रहे हैं आप? मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए जावा के अंदर भी मैथमेटिकल लाइब्रेरीज हैं, इनबिल्ट लाइब्रेरीज, तो उन लाइब्रेरीज को यूज करके। हाँ जी, उससे सर कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाती एप्लीकेशन, ये दिक्कत थी ना उससे। क्या? अब जैसे यहाँ पे कोई इसको सॉल्व करता वो, ठीक है, फिर वापस से गेट करता, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता, फिर
फिर हर एक के लिए अलग से लिखना पड़ता ना। मैं मान लो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई दे रहा हूँ, फिर उसके केस में वो अलग से काम करता। ओके, आप कैसे किए काम वो भी दिखा दीजिए फिर। अच्छी बात है, गुड। तो हाँ, तो सबसे पहले तो ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर ली, ठीक है, ग्रेडल में ऐप लेवल वाली। उसके बाद अपने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आ गए, ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे हर एक बटन्स पे कुछ ना कुछ मतलब सेट कर रखा है, वो मैं भी बताऊंगा आगे कैसे कैसे करा हुआ है। हाँ। पर यहाँ पे देखो, अगर एक मैंने किस किस बटन का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करा है, ठीक है। पहले तो इक्वल टू का करा हुआ है चेंज, और डिलीट वाले बटन का चेंज करा हुआ है, हाँ हाँ। और ऑल क्लियर वाले बटन का चेंज करा हुआ है, ठीक है। ओके। इसके अलावा कोई भी बटन प्रेस होगा तो ये वाली फंक्शनैलिटी कॉल होगी। यानी उसके अलावा बटन्स कौन से बचे हमारे पास? न्यूमेरिक कीज बची है ना। एक कॉमन मेथड बना दिया क्या, फाइंड व्यू बाय आईडी? हाँ, एक कॉमन, नहीं देखो, अगर आईडी इनमें से कोई होगी, ठीक है, तो इनकी फंक्शनैलिटी कॉल होगी, है ना। इफ में क्योंकि मैंने लगा रखा है, इफ एल्सिफ लेडर बनाई हुई है, ठीक है। अगर आईडी ये होगी तो ये वाली फंक्शनैलिटी कॉल होगी। अगर ये नहीं है तो, है ना, मैच करता हो जाएगा, स्विच होता है उस टाइप से। ये सारे स्विच के केस हो गए, और ये मान लो डिफॉल्ट हो गया कि अगर कोई सा ना मैच करे तो ये वाला चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, फिर उसके बाद देखो मैंने क्या करा, बटन, अब मेरे को पता है कि बटन ही है सारे, तो मैंने बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके अंदर फाइंड व्यू बाय आईडी से रेफरेंस लेके इसमें स्टोर करवा लिया है, ठीक है। अब मेरे पास बटन आ गया। फिर मैंने करा टेम्प असाइन टेम्प, एक स्ट्रिंग ली हुई है ऊपर टेम्प जिसमें ब्लैंक है, ठीक है। अब अगर कोई भी बटन प्रेस होता है, मान लो मैंने 1 प्रेस करा, तो क्या होगा, टेम्प असाइन टेम्प, यानी टेम्प में क्या है, अभी ब्लैंक है, ब्लैंक प्लस बटन डॉट गेट टेक्स्ट, यानी बटन का जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा टेम्प के अंदर, तो यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने शो कर दिया है 1 को रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट में, यानी इस टाइप से 1 प्रेस करा, टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो गया 1, और रिजल्ट, ये जो टेक्स्ट भी है उसका नाम रिजल्ट है, तो यहाँ पे शो भी हो गया एट द सेम टाइम टेम्प, ठीक है। ओके, यहाँ फिर पर उसके बाद इक्वल टू का क्या रोल है? उसके लिए क्या इक्वल टू का भी अभी रोल आ जाएगा, इक्वल टू का देख रहा हो, ठीक है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे टेम्प में क्या है, 1 है ना। टेम्प के अंदर 1 असाइन हो रखा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 प्रेस करा था। ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैंने शो रिजल्ट 2 नाम से एक मेथड बनाया हुआ है, जिसको जो एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है। यहाँ पे चलते हैं, फिर इस मेथड में देख लेते हैं क्या है। फिर इस मेथड में क्या है, एक स्ट्रिंग रिसीव कर ली है यहाँ पे exp नाम से। फिर एक मैंने नया और स्ट्रिंग टाइप का ले लिया है वेरिएबल, यानी ऑपरेशन में आ गई। जो स्ट्रिंग आपने सेंड करी थी एज आर्ग्यूमेंट, वो ऑपरेशन के अंदर असाइन हो चुकी है। ऑपरेशन भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग इंजन मैनेजर, ये तो क्या है? ये वही लाइब्रेरी में ही है ना ये। ओके ओके, ठीक है। फिर एक स्क्रिप्ट इंजन का, ये उसको यूज करने का तरीका है, स्क्रिप्ट इंजन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। मतलब सॉरी, ये एक इंटरफेस है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, तो न्यू इस इंजन मैनेजर है, इवैल्यूएट मेथड में डाल दिया। ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना लिया है हमने, उसके ऊपर ये वाला मेथड कॉल करा है जो रिटर्न करेगा स्क्रिप्ट इंजन की ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रेफरेंस। फिर ये एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए ट्राई कैच से सराउंड करना ज़रूरी हो जाता है। फिर इसका जो वेरिएबल ये ऑब्जेक्ट बनाया था, इस पे इवेल और ये स्ट्रिंग पैरामीटर देखो यहाँ पे लेता है। इसमें जो एक्सप्रेशन है द स्ट्रिंग पास करोगे, उसका वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ये हो गया एकांश कहने का मतलब ये हो गया कि आपने मैथ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इन सब के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। मतलब आपने एक इवेलुएट फंक्शन चलाया और उसमें पूरा रिजल्ट इवेलुएट होके आ जा रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। ये नहीं मिलेगा आपको मैथ तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, अभी तो बता रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है। लेकिन सर तो अगर देखो, तो अभी तो हम लोग को लॉजिक ही अपने बनाने हैं ना, हम लोग कैलकुलेटर ये प्रोड्यूस थोड़ी ना करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सही है, वो मैंने बना लिया, उसके बाद ही इस पे आया हूँ, ठीक है।
तो इसलिए ओके। तो अगर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे ना इस टाइप से, तो वो उसका आंसर जो है यानी सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा, और ये ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने पार्स कर लिया किसमें, स्ट्रिंग में, यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। सही है, बढ़िया है। और फिर वही शो कर दिया उसी टाइप से। बाकी ये तो जावा की यूटिलिटी पैकेज की क्लास है, नंबर फॉर्मेट और ये सारा हाँ हाँ, ये वही और पूछ रहा एक्शन था बार पे मैं। आपने उसको सेट करा दिया है। हाँ, क्योंकि ये इंस्टेंटली हमें शो कर रहा है वहाँ पे, जैसे जैसे टाइप करोगे। सही है। ये देखो, ये मान लो कि ये किसी को अभी बताओगे, 1 घंटा भी लगाओगे ना, 1 घंटा भी लगा के समझाओगे, हाँ, तो तो अभी तो नहीं आएगा। तो ये तुरंत किसी को भी नहीं क्लिक होगा। एक जनरल आइडिया ले लिया कि भाई हमारे पास एक लाइब्रेरी इन्होंने ऐड कर ली, उसे कैलकुलेटर बना लिया। हमें तो यहाँ पे वो सारा लॉजिक एक एक करके नहीं बताना है कि भैया ये हमने कर दिया ऐसे, ये सोच के हमने किया है। हाँ। मे भी चलिए ये प्रोग्राम हम सबसे शेयर कर देंगे, ये आप सब लोग अपना देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे, राइट। विकास वगैरह अपना लिया। इसमें यस सर। इसमें सर ये भी फंक्शनैलिटी है ना कि देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हो। वो बॉर्ड माउस है ना? वगैरह सब हैंडल करेगा अपने हिसाब से। देखो 3 ब्रैकेट लगाया, अब वो एक बार वैसा हो गया, ऐसे सही कर 3 × 6 - 7 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे -3 आ गया ना, उसने खुद ही हैंडल कर लिया सब कुछ। ये अगर वैसे बनाते इनपुट लेके एडिट टेक्स्ट तो है नहीं है, वरना कर्सर ब्लिंक करता। ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, सही बात है। है। एडिट टेक्स्ट लेना भी नहीं सेलेक्टेबल ट्रू कर चाहिए रखा है। एक्चुअली। हाँ, एडिट कैलकुलेटर में टेक्स्ट, क्या जरूरत है। एडिट टेक्स्ट कोई ज़रूरी भी चीज़ नहीं होती है, उसमें कोई मॉडिफाई कर ले या कुछ ऐसा रखो कि जो मॉडिफेबल नहीं हो। नहीं, नहीं सेलेक्टेबल सर, दे दिया ताकि आउटपुट को कॉपी करा जा सके, और ये बेस्ट है मेरे हिसाब अगर से। कर्सर लगाना है, वैसे कर्सर तो वो कैसे लगाएंगे पॉइंटर? हाँ, फिर वो दिक्कत हो जाएगी हाँ। भाई नहीं इस नंबर पे ये जाके करें। लेकिन ये हम रेगुलर एप्लीकेशन जो देखते हैं, जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे भी शायद नहीं होता है कि होता है, आता है। नहीं, मेरे में सर। वहाँ नहीं, हमारे में तो नहीं है, यही सेलेक्टेबल वाला ही है। मेरा भी जो कैलकुलेटर है वो विंडोज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ, विंडोज़ के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशन है, इसमें मैं कहीं क्लिक करना चाह रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा है। इनवैलिड इनपुट आ रहा है ना यहाँ, इसमें अगर पेस्ट करोगे। चलिए ठीक है, Expression परफेक्ट, बढ़िया है। सो इन Equal शॉर्ट ये वाला बताया कुछ गया भाई, हमारा जो पर्पस था वो इस कैलकुलेटर को एप्लीकेशन का समझना नहीं था, वो बाइंड व्यू मतलब एनोटेशन चलाना था, @bind व्यू एनोटेशन, और उसका यूज करके आप जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको फाइंड व्यू बाय आईडी के बिना भी गेट कर सकते हो, राइट। चलिए, ओके, परफेक्ट। और ऊपर थोड़ा सा दिखा दीजिए एप्लीकेशन एक बार, इसे मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को इससे रिलेटेड? चलो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, सुनिए। जब हमने स्प्लैश बनाया था, ये लिखा ना आप गेट सपोर्टेड एक्शन बार, तो इसमें जब गेट सपोर्टेड एक्शन बार डॉट और हाइड मेथड चला दिया जाएगा, तो जो हमारी जो स्प्लैश थी वो फुल स्क्रीन में आ जाती। उस टाइम पे मैं बताना भूल गया था। हाँ, हाइड मेथड अगर आप चला देते स्मॉल लेटर में, तो अच्छा, हाँ, तो वो हाइड हो जाती है। तो आपका जो एक्शन बार है वो हाइड हो जाएगा, मतलब टूल बार जिसको हम बोलते हैं, वो फुल मतलब स्क्रीन में दिखने लगेगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा। ये अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने यहाँ कॉल करा ना, एक्टिविटी में आप कॉल कर दो, मेन पहली लाइन ही से कॉल कर दो, लेकिन बाकी जगह नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने लगेगा फिर वो, मे बी। हाँ सर, आएगा, देखते हैं। सर ये मेरे सैमसंग वाले कैलकुलेटर में जानते हैं, चाहे जहाँ पे पॉइंट करके जहाँ पे मनो वो करते हैं। अच्छा, ये गायब हो गया ना सर, इसमें हाइड करने से। बिल्कुल सही है, सही है। मैं वैसे ही बनाने की सोच रहा था ना, उसमें बड़ा नहीं लंबा आएगा, नल पॉइंटर नहीं आएगा। ओके, तो चलो, फाइंड व्यू बाई आईडी हमें ना चलाना पड़े और हम चाहते हैं वैल्यूज हमारा गेट होके आ जाए, तो पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है कि ये तो है @bind व्यू एनोटेशन, और दूसरा, एक मिनट ज़रा मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
एकांश ये प्रोग्राम जो है ग्रुप में आप शेयर कर देना सबसे, राइट? ठीक है सर। उस फोल्डर को कर देना ना। हाँ, पूरे प्रोजेक्ट को। हाँ, मैं पैकेज इंपोर्ट कर लेना आप डायरेक्ट, मैं पैकेज बना के इसको सेंड कर दूँ। देखिए हमारे पास ये सब कुछ था, बस हमने क्या नहीं किया था यहाँ पे हमें कौन सा मेथड चलाना होगा, क्या है क्लास का नाम क्या है? बटर नाइफ डॉट बटर नाइफ, राइट? BE लाइब्रेरी तो मैंने हटा नहीं दिया, लाइब्रेरी हमारे पास है। बटर नाइफ ये बी यू करा था। हाँ जी, हाँ जी। बटर नाइफ का यहाँ पे बी हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट क्लास का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। बटर नाइफ यहाँ पे, बटर नाइफ लाइब्रेरी मुझे क्यों नहीं मिल रही है यहाँ? मैंने तो डिपेंडेंसी भी ऐड करी हुई है। सर डिपेंडेंसी में 2 लाइन था शायद। नहीं, दोनों लाइन मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। नहीं, एक इंपोर्ट है आपके में? ये देखो ना, ये दोनों है। इम्प्लीमेंटेशन है और एनोटेशन प्री प्रोसेसर भी है हमारे पास। हाँ ठीक। तो ये भी बिल्ड के अंदर जाके हम एप्लीकेशन को कर देते हैं, क्लीन प्रोजेक्ट कर देते हैं। इनवैलिडेट कैसे रिस्टार्ट? और यहाँ पे हम यूज करेंगे कैप्स में। सर पूरा कोडिंग क्लीन हो जाएगा? हाँ जी। बटर BUTT यार दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों? सर मैं ये देखिए यहाँ पे ये दिखने लगा अभी, बटर नाइफ डॉट जैसे मैंने लगाया तो ये इसकी API इसमें दिखने लगी। तो बटर नाइफ डॉट बाइंड यहाँ पे हम चलाएंगे और बाइंड मेथड में यहाँ पे हम पास कर देंगे दिस, राइट? यानी कि अपनी एक्टिविटी का रेफरेंस। देखिए वो दीपक कंडीशन मतलब वेरी करता रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब मुझे लगता है कि ये जो फीचर होता है ना इनिशियलाइजेशन वाला, ये किसी API लेवल में मैंडेटरी होता है, किसी जो हायर लेवल की API होती है ना वहाँ मैंडेटरी नहीं होता है। बट कुछ लोग, जैसे पहले ऐसे भी होता था कि फायरबेस को आप ऐसे इनिशियलाइज करोगे तभी वो चलेगा, है ना? तो लेकिन हम नहीं भी करते हैं तो चल जाता है, तो वो उस टाइप का कुछ सिचुएशन होगा। मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तब भी चल जाता सर, जो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बनता था। उन्होंने मान लो कि उसके अंदर, जैसे अभी इसका मतलब क्या है, हम अपने बटर नाइफ के बाइंड मेथड को अपनी क्लास का रेफरेंस दे रहे हैं, राइट? तो मान लो कि ये नहीं दिया हमने, तो उन्होंने क्या करा लिया कि कहीं एंट्री करा दी क्लास की, जिसके थ्रू वो क्या है कि क्लास के नेम से वो अपने आप अपनी क्लास का, मेरे क्लास का रेफरेंस निकाल लेते हो, है ना? तो वो मतलब अलग अलग तरीके हो जाते हैं। देखिए चल गया मतलब प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, चलिए परफेक्ट। अच्छा, अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या था भाई? व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सेकंड अप्रोच जो थर्ड अप्रोच सर। हाँ, थर्ड अप्रोच। पहला अप्रोच तो हमारा ये था कि हम फाइंड व्यू बाय आईडी चला रहे थे, दूसरे अप्रोच में हम बाइंड व्यू एनोटेशन का यूज कर रहे थे, और तीसरा जो अप्रोच है, थर्ड अप्रोच, वो क्या है विवेक? डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग का जो कंसेप्ट होता है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? सो डेटा बाइंडिंग के केस में आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होता है। उस अप्रोच में आपको ये जो बाइंड व्यू बाय आईडी है ये भी नहीं लगाना है। सबसे पहला काम उसमें ये करना होगा आपको कि आपने अपने क्लास के अंदर, यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर, यहाँ पे आपको डेटा बाइंडिंग को इनेबल करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा बाइंडिंग, डेटा बाइंडिंग, राइट? और डेटा बाइंडिंग में हम यहाँ पे लिखते हैं इनेबल इज इक्वल्स टू ट्रू। इनेबल इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, राइट? ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये कंपाइल इनेबल क्या आ गया? इनेबल इक्वल टू ट्रू, ये स्मॉल लेटर में ही होता है ना, यहाँ करली ब्रेसेस में होता है बेसिकली। ये सॉरी, ये करली ब्रेसेस में होता है।
सो इनेबल इक्वल टू ट्रू। देखिए विवेक, देखिए सही है ना, सही है ना, इनेबल्ड होगा सर। इनेबल्ड, VLED, इनेबल्ड इज इक्वल्स टू ट्रू। और डेटा बाइंडिंग हमने पूरा कैप्स में लिखा हुआ है। नहीं सर, स्टार्टिंग का डी स्मॉल रहेगा, स्मॉल में होगा और बाइंडिंग का बी कैपिटल में होगा, राइट? यस सही है। डेटा बाइंडिंग इज इक्वल टू ट्रू हम लिख देते हैं एंड यहां से इसको कर देंगे सिंक। ये अनदर अप्रोच है। अच्छा जी, सिंक कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये बटर नाइफ लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं, इसको हम कमेंट कर देंगे। इस यहां से तो हमें @bind_view लगाने की जरूरत पड़ रही थी। जो हम डेटा बाइंडिंग अप्रोच यूज करेंगे वहां पे हमें ये भी करने की जरूरत नहीं। तो हमारा ये डिपेंडेंसी हो गया ऐड, मतलब ये हमने इस तरह की एक फंक्शनलिटी डेटा बाइंडिंग को इनेबल करा दिया। ओके, अब अगला काम क्या होगा कि जो आप अपना लेआउट बनाएंगे तो लेआउट में पूरे लेआउट को बेसिकली एक लेआउट टैग के अंदर डाल देंगे, राइट? आप अलग से लीनियर लेआउट जो यहाँ पे बनाया गया है इस केस में वो काम नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बल्कि ये पूरा ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं लीनियर लेआउट, और कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे यहाँ पेस्ट कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें हटा देंगे, यहाँ पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड वगैरह रहने देते हैं। और यहाँ से हम इसको कर देंगे लेआउट, राइट? देखिएगा जहाँ पे मैं भूलूंगा आप बताइएगा। यहाँ से हमने इसको लेआउट कर दिया। ओके, अब ये जो लेआउट टैग है इस लेआउट टैग को हमें क्लोज करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे लेआउट टैग, ये लेआउट सबसे नीचे बंद है, यहाँ पे एक लेआउट हमें और क्लोज करना पड़ेगा। ये लेआउट हमने ये लेआउट हमें क्लोज कर देना होगा, ओनली लेआउट क्लोज हो गया। तो पूरा डिजाइनिंग हमें एक लेआउट टैग के अंदर इस तरह से डाल देना होगा। ओके, पहला काम, मतलब दूसरा काम। अच्छा, पहला काम था कि हमने ग्रेडल के अंदर इस तरह से इनेबल करा था डेटा बाइंडिंग को। दूसरा काम, इसको हमने अपना जो लेआउट है, जो भी लेआउट डिजाइन करेंगे उसको लेआउट टैग के अंदर डाल देंगे। बाकी आप अपना कोई भी लेआउट बनाते चले जाइए, लीनियर वगैरह वगैरह जो भी है। अगला जो काम होता है वो होता है कि भाई हम जो हमारा बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग है, इस डेटा बाइंडिंग को हमें अगेन इनेबल कराना होता है, मतलब इसको यूज करने के लिए। सो डेटा बाइंडिंग यूटिल्स, राइट? डेटा बाइंडिंग सर उससे पहले वहाँ ग्लोबली करना पड़ेगा। हाँ, ग्लोबल आप डिक्लेयर कर लो। बताइए क्या लिख दें? डेटा बाइंडिंग एक्टिविटी पहले, उसके बाद आएगा सर, पहले ऊपर करेंगे उसके बाद एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग हमने कर दी। एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का रेफरेंस यहाँ डिक्लेयर कर दिया, और इस एक्टिविटी मेन बाइंडिंग को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, राइट? इज इक्वल्स टू क्या क्लास का नाम था? डेटा बाइंडिंग यूटिल्स। यस सर, यूटिल डॉट डेटा बाइंडिंग यूटिल्स नहीं, कुछ क्लास का नाम कुछ और था मेरे ख्याल से। डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट्स यूटिल था सर, डेटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू। डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट्स दिखा रहा है, यूटिल्स नहीं दिखा रहा है। चलिए मे बी यूटिल्स डॉट, ठीक है आ गया। और यहाँ से हम चलाएंगे सेट कंटेंट व्यू, है ना? इस सेट कंटेंट व्यू में हमें 2 पैरामीटर डालना होगा, राइट? मतलब हमें ये सेट कंटेंट व्यू इसके लिए नहीं चलाना होगा। पहला जो पैरामीटर होगा वो ये एक्टिविटी बाइंडिंग नहीं, पहला पैरामीटर यहाँ पे क्या डालेंगे? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब अपनी करंट क्लास का रेफरेंस डाल देंगे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस डाल देंगे, और दूसरा पैरामीटर वो लेआउट डाल देंगे, है ना? अब ऐसा करने से पता है, ये स्टेप फॉलो करने से हमें कोई एनोटेशन प्रोग्राम में नहीं लगाना है जी, कोई थर्ड पार्टी एपीआई लाइब्रेरीज ऐड नहीं करना है। इन 2 कंपोनेंट्स का यूज करके अब ये जो एक्टिविटी बाइंडिंग है इस पे आप अपने इस एक्सएमएल के जितने भी व्यूज हैं इनको डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या कर लेते हैं, बस एक्टिविटी बाइंडिंग के ही ऊपर
यहाँ पे सारा काम करेंगे अब, यानी कि इसको भी कमेंट कर दो, या डायरेक्टली आप एक्टिविटी बाइंडिंग और डॉट, जो भी आपका ये बटन है ऐड नाम है तो इस पर ऐड लिख दीजिए, यानी कि आप डायरेक्टली एक्टिविटी बाइंडिंग पे सारा काम करेंगे। आप एक्टिविटी बाइंडिंग के ऊपर ही आप दूसरे वाले कंपोनेंट को भी सेट कर देंगे। इस तरह से आप जो वैल्यूज़ गेट करने की बात है ये भी एक्टिविटी बाइंडिंग पे ही करेंगे। एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे बेसिकली नंबर 1 है हमारा तो नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी यहाँ नंबर 2 है, और यहाँ पे है हमारा रिज़ल्ट, यानी कि एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट रिज़ल्ट, इस तरह से। तो ये तरीके हैं हमारे पास भी, राइट। अब एप्लीकेशन को हम, अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगा बेसिकली, ये देखिए यहाँ पे भी दिक्कत है, तो यहाँ पे भी हमें नंबर 1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी एरर आ रहा है, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा पहले सर वो करेंगे मेन एक्टिविटी, जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मेन एक्टिविटी, इस पे डॉट मेन एक्टिविटी बाइंडिंग यूज करेंगे, सॉरी हाँ एक्टिविटी बाइंडिंग एंड डॉट, ये एक्चुअली पब्लिक नहीं होगा यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है, तो इसको पब्लिक बना देते हैं, एक्टिविटी बाइंडिंग पब्लिक बना दिया, एंड देन उसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया नंबर 1। इसी तरह से दूसरे के लिए भी, तो ये 2 अप्रोचेज हो गए। बताइए समझ में आया? ओके, ये रन कर देते हैं। उससे सर गेट टेक्स्ट नहीं करा, अभी गेट टेक्स्ट करते हैं। ये बेसिकली कह रहा है कि डुप्लीकेट एट्रीब्यूट एप्ट, ओके। सो हमें ये जो XML X वाला जो था ना ये हटाना पड़ेगा, राइट। ये डुप्लीकेट पड़ा हुआ है कहीं। यस सर। दोबारा करते हैं रन। मेन एक्टिविटी भी ये कॉन्टेक्स्ट में यहाँ 2 जगह लगा हुआ है, इसको भी हटाना पड़ेगा। डुप्लीकेट एट 12, व्हाट इज दिस, व्हाट इज डुप्लीकेट? एक लाइन बच गया सर, ये ना तो लीनियर लेआउट में। हाँ जी, हटा दिया मैंने। यस सर। ओके, तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखोगे। एक्टिविटी अभी भी हमारे पास लाइन नंबर 11 पे क्या प्रॉब्लम है, लीनियर लेआउट में डुप्लीकेट एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे भी ओरिएंटेशन है, यहाँ पे भी ओरिएंटेशन है, सो ये ओरिएंटेशन हटा देते हैं। 2 जगह ओरिएंटेशन है। अब लाइन नंबर 10, ओके, मैं ये मतलब डुप्लीकेट बिल्कुल ही नहीं लेगा, एक भी एट्रीब्यूट जो दोनों जगह कॉमन है वो नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। अब देखिए फाइनली हमारी एप्लीकेशन यहाँ से लॉन्च हो गई। वैल्यूज़ मैंने गेट किया होगा शायद, देखिए वैल्यूज़ तो गेट किया है ना, डेटा बाइंडिंग डॉट गेट, ये देखिए ओफ, एप्लीकेशन क्रैश हो गई। प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसमें जाइए सर, माई कैलकुलेशन कर। ओके, ये बेसिकली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, हम दूसरे वाले लिसनर को यूज ही नहीं कर रहे हैं ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 नंबर दे दिया और यहाँ से ऐड कर दिया, ये देखिए रिजल्ट परफेक्टली आ रहा है, ऐड आ रहा है एंड सब्ट्रैक्ट आ रहा है, राइट। तो इस केस में हमने क्या करा, समझ में आ गया? हाँ जी, इस केस सर आ गया। चलो बढ़िया।